नाउ 3 यहाँ पे और मेडिसिन हैं जिनको IARC ने कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर दिया है। IARC यहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, इंटरनेशनल बॉडी है ये। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की PDF फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रायल पहले एनिमल से ही शुरू होता है, फिर उसके बाद बड़ों पे चेक करी जाती है, फिर बच्चों के ऊपर आते हैं। ट्रायल सेम ही रहेगा, क्लिनिकल ट्रायल सेम ही सीक्वेंस में चलता है। अब सेकंड आर्टिकल, तो यहाँ पे 3 कॉमन मेडिसिन हैं। कॉमन मेडिसिन इंडिकेट कर रहा है कि जैसे किसी को हाइपरटेंशन हुई, एक कॉमन सी मेडिसिन होंगी जो लगभग सारे यूज कर रहे होंगे। अभी जब आप नाम सुनेंगे शायद आपने सुना भी हो, ठीक है, एक वी से नाम आएगा, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा। अब ये जो मेडिसिन है ये रेगुलरली यूज कर रहा है कोई ना कोई पेशेंट। अब इसको डिक्लेयर कर दिया इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कि ये कैसी है नेचर में, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने वो मेडिसिन की इंटेक रोक देनी है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पर याद रखना, इन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया ये कार्सिनोजेनिक है कि कैंसर कॉज कर सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाएगा कि आप यूज नहीं करोगे। कुछ यहाँ पे सजेशन दिए गए हैं कि कैसे आप इस मेडिसिन की इंटेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी मेडिसिन है अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर में जाते हो तब वो जाके कार्सिनोजेनिक बनेगी। तो यहाँ पे बोल दिया कि थोड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन यूज कर लो, जब धूप में निकलो तो यूवी रेडिएशन बी थोड़ी आएगी अकेली, ए भी आएगी, सी भी आएगी, वो सबसे आपको बचाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वो रेमेडीज अडॉप्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर के लिए एक्सपोज हो ही ना। कईयों की मेडिकेशन चली होगी, वो रोकनी नहीं है यहाँ पर, ये इसका बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। ये याद रखना, प्री में स्टेटमेंट आ सकता है कि एक बार इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने उस चीज को बोल दिया कि ये कार्सिनोजेनिक है, उसके बाद पब्लिक यूटिलिटी में इसे नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। यहाँ पे इन्होंने पहले बोल दिया हुआ है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो पेशेंट इसको ले रहे थे वो नहीं लेंगे अब, ठीक है, ये इसका मतलब नहीं है। नाउ नेक्स्ट, कौन कौन सी मेडिसिन है। नंबर 1 इज हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। ये हाइपरटेंशन के लिए ले लेते हैं लोग, और इवन डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं। और अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उसको अभी भी सजेस्ट करी जाएगी, पर सजेशन दिए जाएंगे अब साथ में कि क्या क्या जो रेमेडीज है आपने साथ में फॉलो करनी है। सेकंड आती है वोरिकोनाजोल। वोरिकोनाजोल जो है, कईयों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर, एक तो गर्मी ज्यादा है और ह्यूमिडिटी होती है, वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो ये जो वोरिकोनाजोल है इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन के लिए दे दिया जाता है। कई बार देखा होगा व्हाइट कलर के जो ऐसे ऊपर ऐसे लगेगा आपको, रुई रुई बन गई है स्किन के ऊपर, तो ये फंगल इन्फेक्शन की एक फॉर्म होती है। डेंड्रफ, डेंड्रफ भी एक फंगल इन्फेक्शन की फॉर्म कंसीडर करी जाती है। कईयों को खारिश रहती है कॉन्टिन्यूसली, रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, वो भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही होता है। तो उन फंगल इन्फेक्शन में वोरिकोनाजोल दे दिया जाता है। नाउ टेक्रोलिमस, ये ऑर्गन, हाँ वैसी है, ये सेम बस वैसी है फंगल इन्फेक्शन के लिए। हाँ, इचगार्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो भी फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज करा जाता है। देन टेक्रोलिमस, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कल ही आपने एक आर्टिकल किया था, कल की परसों, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होती है तो इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं, तो उसी फॉर्म में एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है टेक्रोलिमस। ये बीच वाला ऑइंटमेंट आपको मिलेगा, बाकी दोनों ये मेडिसिन की फॉर्म आएंगी, मतलब शेप्स होंगी प्रॉपर सर्कुलर रेक्टेंगुलर। तो एक है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, वर्किनाजोल, टेक्रोलिमस। यूपीएससी ने बहुत बार मेडिसिन के ऊपर सवाल पूछे हैं, स्पेशली पंजाब, अगर स्टेट एग्जाम की मैं बात करूं, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछते हैं। जैसे पिछला भी जो पेपर हुआ उसमें एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर पूछ लिया था कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है, आपने दवाइयां बिना डॉक्टर को पूछे खाई, अब आपकी बॉडी रेजिस्टेंट ही होगी, कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसी मर्जी दवाई खा लो, बीमारी होती जाएगी। तो उसको ट्रीट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन मार्केट में आई। जनवरी के आसपास 2025 में ये आर्टिकल आया था, पंजाब ने पूछा था। एंड पिछले पेपर भी उठाओगे, मेडिसिन के ऊपर रेगुलरली क्वेश्चन आए हैं, और यूपीएससी तो पूछते ही है। खैर, नाउ इसको ग्रुप 1 के अंदर डाला है। ग्रुप 1 का मतलब होता है कि एक
एविडेंस हमें ऐसा मिल चुका है जो कि सफिशिएंट है ये दिखाने के लिए कि इस मेडिसिन की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये हैजर्ड की तरह डिक्लेयर करा गया है, रिस्क नहीं है बता रहा, जो कि स्टेटमेंट मैंने आपको शुरू में बोली। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ था वहां पे वॉरिकोनाजोल को रेकमेंड करा गया था डॉक्टर के थ्रू, अब वो यूज करना ही रोक देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके हैजर्ड्स हैं, कैंसर ये कॉज कर सकता है, पर रिस्क को डिक्रीज किया जा सकता है। वो कैसे, वो आगे सजेशन में देखते हैं। तो कैंसर ये कॉज कर सकता है, पर जरूरी नहीं है हर बार ही कैंसर कॉज करेगा, रिस्क नहीं है उतना ज्यादा। एंड सेकंड, प्रेस्क्राइब डोजेज अगर आप इनटेक कर रहे हो जो डॉक्टर ने आपको बोली थी, तब वो चल जाएगा काम। एंड बेनिफिट रिस्क बैलेंस है, दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सेकंड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये साइड में पैकेट भी लगा है। कौन से टाइप का ये कैंसर कॉज करता है, तो आपकी ये जो स्किन होती है ना, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो टॉप की लेयर है ना, उससे भी ऊपर देखोगे क्यूटिकल भी आ जाता है। कभी कभी आप जोर से स्किन को रगड़ते हो तो मैल सी निकलती है, वो भी एक तरह से डेड सेल्स ही होते हैं। अब उसके अंदर चले जाओगे, थोड़ा सा आप स्किन की लेयर को उठा लो, उसके अंदर आपको ऐसे फ्लैट सेल दिखाई देंगे, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्क्वेमस। स्क्वेमस सेल्स जो होते हैं, दीज आर फ्लैट इन नेचर। और दूसरा आता है इसमें लिप कैंसर, ठीक है। लिप जो आपके लिप्स होती हैं, यहां पर भी स्क्वामस सेल्स ही होती हैं। वहां पर कई बार सेल क्या करता है, इररेगुलर बिहेवियर से डिवाइड करना शुरू कर देता है। एक भी चीज इररेगुलर अगर बॉडी में होती है वो बीमारी को कॉज कर सकती है। एंड सेल की जब इररेगुलर डिवीजन होती है वो कैंसर को कॉज कर सकती है। स्क्वामस सेल, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड कौन कौन से पार्ट आ गए, एक तो स्किन आ गया और दूसरा लिप कैंसर। ये किसकी वजह से, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की वजह से, जो किसके लिए यूज करी जा रही थी, हाइपरटेंशन के लिए। पर मैकेनिज्म देखना इसका, बोला कि ये फोटो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है, मतलब जब आप सन की प्रेजेंस में जाओगे तो आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाएगी। तभी बोला गया कि हैजर्ड तो है इसका, पर इसको एलिमिनेट भी करा जा सकता है। तो जब भी आप ऐसे फोटो सेंसिटिव एरिया में जाएं, जो भी इस मेडिकेशन को लेते हैं, तो उनको बोला गया कि आप थोड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रा की सनस्क्रीन वगैरह लगा लो, ताकि स्किन वो हाइपर सेंसिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड ना करे। और जैसे ही यूवी हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आती है या कॉन्टेक्ट में आती है, तो हमारा डीएनए कई बार म्यूटेट कर जाता है। डीएनए जब म्यूटेट हुआ, आपका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, और उस ज्यादातर जो म्यूटेशन होती हैं वो डेंजरस ही होती हैं। वैसे तो 50:50 का रेशियो लिया जाता है, पर अगर आप केसेस देखें तो ज्यादा जो म्यूटेशंस हुई हैं वो बुरी ही हुई हैं, ठीक है, बीमारी वगैरह कॉज हो सकती है। लूप ही बन गए, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ये बना हुआ है लूप, एक्चुअल में लूप बना हुआ है। अब जैसे मैंने एक दिन एग्जाम्पल भी दिया था, गर्ल्स बहुत सारा मेकअप करती हैं, अब इन मेकअप्स में भी थैलेट प्रेजेंट होते हैं, और थैलेट कैंसर कॉजिंग है, और ये थैलेट जो है इनफर्टिलिटी को कॉज कर रहे हैं। अगर बहुत ही यंग स्टेज से ऐसा मेकअप मैं वो बोल रही हूँ, क्रीम्स वगैरह की बात ही नहीं करी, दूसरा जो मेकअप आता है, गुलाल वगैरह, जो रेड कलर आ गया, पिंक कलर आ गया, वो सारा कुछ लगा लिया, उसमें थैलेट्स होते हैं, शाइनी होते हैं ना नेचर में, तो उसमें थैलेट प्रेजेंट होते हैं। कभी कभार किया वो चल जाएगा, पर जो डेली कर रहे हैं वो ज्यादा रिस्क पे हैं। इनिशियल स्टेज जैसे यंगस्टर्स ने लगाना शुरू कर दिया आज के टाइम पे, आने वाले टाइम में पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पीसीओडी को अब क्या बोला जाता है, पहले बोलते थे ना पीसीओडी को, अब पीएमओएस बोला जाता है ना। इसमें बोला कि हार्मोन्स भी आते हैं और आपकी ओवरी भी आती है, दोनों का इंपैक्ट है। तो ये लूप बना हुआ है, मैक्सिमम को हो रखा है वो इसी वजह से है। तो ये लूप बने हुए हैं, हर फील्ड के अंदर बने हैं। यहाँ पे हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए आई मेडिसिन, पर बोला कि फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आप सनलाइट की प्रेजेंस में जाओगे, देयर इज पॉसिबिलिटी यूवी रेडिएशन आपको इंपैक्ट कर देगी। नेक्स्ट इज वॉरिकोनाजोल, ये भी स्क्वेमस सेल्स को ही इंपैक्ट करती है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन भी कहाँ पे हो रहा है, आपके बॉडी सरफेस के ऊपर। एंड यहाँ पे भी सेम ही होगा, प्रोलॉन्ग्ड यूज उनको ज्यादा रिस्क रहता है, और जो ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट्स होते हैं उनको भी रिस्क बना रहता है। सेम ही यहाँ पे भी आपको मैकेनिज्म दिखेगा, इसका बार बार यूज करने से फोटो सेंसिटिविटी आ जाती है, मतलब जब आप सन की प्रेजेंस में जाओगे यूवी रेडिएशन इंपैक्ट कर सकती है। अरे ट्रांसप्लांट जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिसेंटली हुआ हो। नेक्स्ट इज टेक्रोलिमस। टेक्रोलिमस देखो किन किन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 1 इज, हाँ जी, टेक्रोलिमस किसके साथ जुड़ा था, किस मेडिकेशन में देते थे इसको, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई होती है और रिजेक्शन ना हो, तो उस टाइम पे ये वाली मेडिकेशन दी गई। अब देखो ये किन किन के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सी टाइप की कैंसर्स। नंबर 1 इज नॉन हॉकिन लिम्फोमा। लिम्फोमा कभी भी टर्म आए तो WBC के ही अंडर आप बहुत सारे लिम्फोसाइट्स देखते हो। एक तो उनका लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो कैंसर बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम को अज्यूम करना है तो अपनी बॉडी में ऐसे सोच लो कि छोटी छोटी ऐसी नोड्स बनी हुई हैं, गांठें बनी हुई हैं, ग्रीन कलर की दिखा देते हैं बुक्स के ऊपर, तो इनमें क्या होता है, कैंसर कॉज हो जाता है, तो उसको नॉन हॉकिन लिम्फोमा में कंसीडर कर लिया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल की ही एक टाइप है। एंड इसके अलावा पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, पोस्ट मतलब ट्रांसप्लांटेशन हो रखा था किसी का, जिसके लिए ये सजेस्ट भी करा गया मेडिसिन कि जो भी ऑर्गन आपको दिया गया, किडनी दी गई लेट्स से, तो वो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव ना हो जाए, तो उसके लिए क्या बोला गया, आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। पोस्ट ट्रांसप्लांट मतलब
ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी है उसके बाद का टाइम पीरियड। लिम्फोप्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव इंडिकेट कर रहा है किसी चीज की ग्रोथ हो रही है कॉन्टिन्यूसली। एंड आगे लिखा डिसऑर्डर, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट जो होंगे वो अनकंट्रोल तरीके से, एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करेंगे, मतलब एक तरह से क्या कॉज कर रहे हैं, फिर से कैंसर कॉज कर रहे हैं। और बहुत कम एविडेंसेस हमें ल्यूकेमिया और स्किन कैंसर के टेक्रोलिमस से आए। ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, और मैकेनिज्म इसका भी वही है कि वैसे तो इम्यूनो सप्रेशन के लिए दिया गया है ताकि जब ऑर्गन बॉडी के अंदर जाए तो वो रिस्पॉन्ड ना करे नेगेटिव नोट पे। कई बार बॉडी क्या बोलती है कि ये किडनी तो किसी और की है, मैं रिजेक्ट करती हूँ, तो अटैक करना शुरू कर देगी, तो उसी वजह से ये टेक्रोलिमस दी जाती है। तीनों मेडिसिन के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, प्री वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे ग्रुप 1 के एजेंट्स हैं, ये तो दवाइयों की बात हुई, अब तुम बोल के दिखाना। टोबैको स्मोकिंग नंबर 1, ये भी ग्रुप 1 के अंदर हैजर्ड कंसीडर करा गया है। देयर इज पॉसिबिलिटी कहीं पूरी उम्र टोबैको स्मोकिंग करेंगे फिर भी कैंसर नहीं होगा, पर कुछ ऐसा भी सेक्शन आएगा जिनको टोबैको स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है। नंबर 2 इज अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहल जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है, डाइजेस्ट होना शुरू होता है, तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी बनते हैं जिनकी वजह से कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी हमारी बॉडी में आ सकती है। सेकंड इज प्रोसेस्ड मीट आ गया। देन एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या होता है? वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपको एस्बेस्टोस मिल जाएगा, जहां पे भी सीमेंट इंडस्ट्री है, कहीं पे कोई काम चला हुआ है, वहां पे एस्बेस्टोस है। एंड जो लोग इन इंडस्ट्रीज के आसपास काम करते हैं उनके लंग्स के अंदर ये पहले डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जब डिपॉजिट हुआ देयर इज टेंडेंसी कि ये कैंसर कॉज कर सकता है। सबको नहीं होगा पर एक सेक्शन को हो भी सकता है। बेंजीन आ गया। लेबोरेटरीज में बेंजीन काफी आपने सुना होगा, बड़े सारे केमिकल्स इनका यूज करके बनाए जाते हैं। वैसे अगर इसकी खुशबू की बात करें वो ठीक ही होती है, पर ये होल्ड करता है टेंडेंसी ऑफ कार्सिनोजेनिक नेचर। जैसे आपके परफ्यूम्स है, डिओडोरेंट्स है, ये भी तो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक है। इनसे भी तो छोटे छोटे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपके नाक के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाते हैं, बट फिर भी हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आता है डीजल इंजन का एग्जॉस्ट, वहां पे भी जो एमिशंस निकलते हैं उनके अंदर भी टेंडेंसी होती है टू कॉज कैंसर। बाकी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो फीमेल्स में कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर, एंड हेपेटाइटिस बी एंड सी के इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई 5 सीरोटाइप आते हैं इसके। सी वाले का वैक्सीन नहीं है, बाकी सबका वैक्सीन अवेलेबल है। ई वाला जो वैक्सीन है उसकी वैक्सीन महंगी आती है, गवर्नमेंट अभी नहीं प्रोवाइड करता है उसके, पर उसके जो पेशेंट है उनका नंबर भी कम है कंपेयर टू बी के इन्फेक्शन जितने हैं या सी के इन्फेक्शन जितने हैं। केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज होता है। आप बड़े, ये थोड़ा सा टेक्निकल आ जाएगा, लेबोरेटरीज में बेंजीन का काफी ज्यादा यूज है, एक्टिव यूज। तभी आपने देखा होगा जो केमिस्ट शॉप पे या केमिस्ट्री या फार्मेसी में भी कौन सा बोलूंगी, जो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं उनके बाल वगैरह थोड़े झड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली वो केमिकल्स के एक्सपोजर में होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इंडिया के लिए क्या रेलिवेंस है, तो ये तीनों ही मेडिकेशन इंडिया के अंदर इंस्टेंटली प्रिस्क्राइब करी जाती हैं डॉक्टर्स के थ्रू, तो ये अवेयरनेस जरूरी थी यहाँ पर, इसी वजह से बोला। एंड फंगल इन्फेक्शन इंडिया में तो आपको ज्यादा मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं। ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर, ये दोनों कंडीशन होती है जहां पे फंगल ग्रोथ बहुत बढ़िया से हो पाती है, तो इन्फेक्शन भी ज्यादा आपको इंडिया के अंदर दिखेंगे। सेकेंड, रिकमेंडेड प्रिकॉशन यही दिए हुए हैं कि यूवी एक्सपोजर को जितना हो सके मिनिमाइज करें अगर आपको ये मेडिकेशन रेगुलरली लेनी पड़ती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम की सनस्क्रीन को यूज करें, पर जैसे कि इन्होंने भी बोला कि लूप ही बन गया, फिर सनस्क्रीन की वजह से स्किन इन्फेक्शन होंगे, फिर वो तो लूप ही बनता जा रहा है। तभी तो अच्छा, ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनका सिंबल कुछ ऐसे होता है, देखा है आपने? ऐसा क्यों होता है? हाँ, 2 होते हैं, चलो 2 बना दो, लो। ये सिंपल क्यों होता है इसको फाइंड आउट करके आना, मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ स्किन कैंसर्स, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, इनकी मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूअसली करनी पड़ेगी आपको इन केस आपको ये रेगुलरली अगर मेडिकेशन लेनी पड़ रही है। नाउ वे फॉरवर्ड यही है कि लोएस्ट इफेक्टिव डोजेज हैं अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उनको भी प्रिस्क्राइब करा जा सकता है। छोटा सा आर्टिकल था, मेन जो मोटिव था वो यही था कि वो जो मेडिकेशन के नाम है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे।